दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है। आज से हम इतिहास विषय जो यूपीएससी में एक ऑप्शनल के तौर पर भी है और आपके जनरल स्टडी के तौर पर भी है, उसके बारे में हम आज से डिस्कशन शुरू करेंगे। यूपीएससी में जो हिस्ट्री ऑप्शनल सब्जेक्ट है आपके, उसमें कौन कौन से टॉपिक किस तरीके से महत्वपूर्ण बन सकते हैं, हमें किस तरीके से आंसर राइटिंग करनी है और किस प्रकार के क्वेश्चन आपके राइज होते हैं, तो उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। और हिस्ट्री में हम ऐसे टॉपिक लेंगे इस इतिहास सीरीज में जो टॉपिक आपके जिनके बारे में हमारे पास इंफॉर्मेशन कम है, या हम जिनके बारे में जानना तो चाहते हैं लेकिन उसको सिस्टमेटिक तरीके से अपन कवर नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे जो टॉपिक है सिलेबस के, उनके बारे में अपन पूरी डिस्कशन करेंगे। किस तरीके से क्या चीज़ें हुई, उनके प्रभाव क्या हुए, और एग्जाम में आपके किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूपीएससी मेंस में, स्पेशली जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है हिस्ट्री, उसकी बात हम यहाँ पर करेंगे। बाद में आपके जो पिछले साल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उन पर भी अपन डिस्कशन करेंगे, और उन क्वेश्चन के किस तरीके से आंसर हमें लिखने चाहिए वो भी बात करेंगे। सिलेबस भी डिस्कशन करेंगे। तो पूरा आपके यूपीएससी हिस्ट्री हिंदी मीडियम के लिए हम आज से जो है एक बढ़िया तरीके से तैयारी के साथ आपके मैदान में उतरे हैं, और बढ़िया तैयारी आप लोगों को करवाएंगे। और किस तरीके से कौन कौन से सब आपके टॉपिक हमें पढ़ने हैं, किस तरीके से पूरा सिलेबस को आपके स्टडी करना है, और आपके बड़े प्रश्नों के उत्तर हमें किस तरीके से लिखने चाहिए, इन सारी बातों पर जो है आपके डिस्कशन होगा। तो सबसे पहले आज हमने ऐसा ही एक टॉपिक लिया है जिसका नाम है संगम कालीन विदेशी व्यापार। तो ये टॉपिक जो है अपने आप में ही आपके चैलेंजिंग है। संगम काल के बारे में जानना ही अपने आप में एक चैलेंजिंग रहा है, और उसमें भी हमने विदेशी व्यापार को लिया है क्योंकि जो भारत में उस समय का जो दौर था आपके, क्योंकि संगम काल जो है उसकी अपन तिथि की पहले बात करेंगे कि किस समय वो आता है। और संगम काल वाला जो दौर है वो मौर्योत्तर काल का है, और वो भारतीय अर्थव्यवस्था का या इंडियन इकोनॉमी का क्लासिकल एज, श्रेणीय युग के रूप में जाना जाता है। यानी कि वो एक गोल्डन पीरियड था जिसमें भारतीय अर्थव्यवस्था में सबसे ज़्यादा हम विकास देखते हैं। तो वो विकास किस तरीके से हुआ उसकी बात जो है वो हम इस क्लास में करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि संगम युग जो है वो आपके किस तरीके से आपके डिसाइड होता है। ठीक है, तो संगम का मतलब क्या हुआ, संगम का अर्थ क्या है, और हम किसको बोलते हैं संगम युग। तो सबसे पहले तो बात आपके इसकी आती है, जो तमिल कवियों की सभाएं थी उनको संगम कहा जाता है। ठीक है, तमिल कवियों की मतलब जो सुदूर दक्षिण, जिसको तमिलकम प्रदेश कहा जाता है। अगर अपन भारत की बात करें तो यहाँ पे जैसे जो दक्कन वाला भाग तो उत्तर में आता है, और ये जो भाग है इसको आपके सबसे लास्ट वाला जो भाग है वो आपके सुदूर दक्षिण के रूप में माना जाता है। इस ऊपर वाले के तो हम बोलते हैं दक्कन, और ये है आपके सुदूर दक्षिण। और जो चोलो वाला था वो चोल मंडलम कहलाता तमिलनाडु, और इस तमिलनाडु वाले भाग को तमिलकम प्रदेश भी कहा जाता है। तो हम बात जो है आज संगम युग की कर रहे हैं, तो इस वाले जो पर्टिकुलर एरिया की बात आपके करेंगे। जो विदेशी वृत्तांत है उसमें भी इसी का उल्लेख मिलता है। जो आपके बुक है अपन बात करेंगे पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी, एक अज्ञात नाविक ने जो है वो आपकी किताब लिखी है। और टोलमी ने भी बुक लिखी ज्योग्राफी का, उसमें भी उसने भारत के बारे में उल्लेख किया है। तो वो लोग इस पूरे इस दक्षिण वाले भाग को डेमेरिका कहते थे, यानी कि विदेशी वृत्तांतों में इसका नाम क्या मिलता है, डेमेरिका। किसने कहा है, एक तो आपके अज्ञात लेखक ने किताब लिखी पेरिपल्स ऑफ एरिथ्रियन सी। एरिथ्रियन या एरिथ्रियन सी, एरिथ्रियन का मतलब हुआ लाल सागर या फारस की खाड़ी। कुछ लोग फारस की खाड़ी से भी इसका संबंध जोड़ते हैं। ठीक है, लेकिन लाल सागर वाला सही है आपके। तो उस व्यापार के बारे में लिखी है, कोई रोमन नाविक था। ठीक है, और लेखक का नाम नहीं मिलता, तो उसने ये किताब लिखी। तो इसमें और आपके एक तो इसने, और दूसरा टोलमी ने, जिसने ज्योग्राफी का बुक लिखी आपके। और दुनिया में पहला मैप अक्षांश देशांतर वाला बनाने वाला व्यक्ति ही टोलमी था। तो टोलमी ने भी जो है आपके इसको डेमेरिका या लेमुरिका क्षेत्र आपके कहा है, या तो इसको डेमेरिका का, या इन लोगों ने कहा इसको लिमुरिका। तो दक्षिण वाला जो भाग है विदेशी वृत्तांत, यानी कि
टोलमी जो कि यूनानी था, और रोमन जो कि पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी का लेखक था, उन्होंने इस पूरे दक्षिण वाले इलाके को क्या कहा है, डेमेरिका या लिमुरेको। तो इस नाम से ये इलाका आपके विदेशी साहित्य में भी जाना जाता है। ठीक है, और ये इस पर्टिकुलर एरिया में जो तमिल कवियों ने ग्रंथ लिखे जिस समय आपके, वो आपके संगम साहित्य है। और इनकी 3 सभाएं हुई, इसलिए इसका नाम पड़ा संगम। यानी इन कवियों की 3 सभाएं हुई, संगम हुई। पहली जो सभा हुई आपके प्रथम संगम, वो मदुरई में हुई जो कि पांड्यों की राजधानी थी। दूसरी आपके हुई कापाटपुरम में, वो भी पांड्यों का ही नगर था। और तीसरी हुई उत्तरी मदुरई में। यानी कि तीनों के जो संरक्षक राजा थे वो आपके पांड्य राजवंश था। तो इसके संरक्षण में ये हुई आपके पांड्य राजवंश के संरक्षण में। तो अगस्त्य ऋषि और इन्होंने इनकी अध्यक्षता की, ऐसा आपके माना जाता है। ठीक है, तो पांड्य राजवंश के संरक्षण में तीनों संगम जो है वो आपके आयोजित हुई, मदुरई, कापाटपुरम और उत्तरी मदुरई में। ठीक है, तो ये पहली बार जो शब्द आपके संगम मिलता है, इस संगम शब्द का जो पहली बार प्रयोग किया वो आपके अपार ने किया, जो कि तमिल आपके संत था, जो आपके बाद में हुए आलवार और नयनार। तो आपके नयनार संतों में जो अपार था उसने सबसे पहले इसका उल्लेख किया आपके। तो अपार ने सर्वप्रथम, ये ध्यान रखना है, सर्वप्रथम संगम शब्द का प्रयोग किया था आपके, संगम शब्द का प्रयोग किया। ठीक है, जो कि आपके उस समय के जो संत जो है आपके, जिनको आलवार और नयनार संत अपन कहते हैं, शैव और वैष्णव संत थे। भक्ति की शुरुआत भी तमिल राज्य से हुई मानी जाती है। ठीक है, तो उसमें जो अपार था उसने सबसे पहले जो है इस शब्द को आपके प्रयोग किया। तो सबसे पहले शब्द का प्रयोग करने वाला जो व्यक्ति है वो आपके कौन माना जाता है, अपार माना जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। बाद में इस संगम के बारे में जो आपके खूब सारे जो तमिल कवि थे उन्होंने भी इसके बारे में आपके लिखना शुरू किया, और इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बारे में भी उन्होंने लिखा आपके। तो पहला जो अपार था वो था, बाद में संगम सभा के रूप में इसका प्रयोग, या संगम युग के रूप में जो था प्रयोग करने वाला व्यक्ति था अगपोरुल। तो अगपोरुल ने बाद में इस शब्द को लोकप्रिय बनाया आपके। ठीक है, संगम साहित्य, संगम बैठकों की, संगम युग की बात की, ये बात कही आपको बाद में। ठीक है, तो ये लोग थे 8वीं सदी में। तो ये तो उस समय ही लोग थे जिन्होंने इसके बारे में हमें बताया है। तो ये संगम में जो हुई आपके 3 हुई। ठीक है, पांड्य राजाओं के संरक्षण में हुई, पहली मदुरई में, दूसरी कापाटपुरम और तीसरी उत्तरी मदुरई में हुई। और यहाँ पे तमिल साहित्य लिखा गया, उसको हम बोलते हैं संगम साहित्य। तो पहली चीज तो अपने को ये ध्यान रखनी है। ठीक है, और अपार ने सबसे पहले संगम शब्द का प्रयोग किया, और संगम साहित्य या संगम युग की बात जो सबसे पहले आपके किसने की, वो था अगपोरुल। ठीक है, तो ये लोग थे जिन्होंने इसके बारे में हमें जानकारी दी है। वर्तमान में जो इतिहासकार है उन्होंने इस युग को कहाँ तक आपके बताया है कि भाई कौन से समय में हमारे यहाँ ये तमिल साहित्य लिखा गया, यानी संगम युग जो था वो किस समय का बात है। तो ये बात जो है अलग अलग विद्वानों ने बताई, जिसमें नीलकंठ शास्त्री जिन्होंने दक्षिण भारत का इतिहास लिखा है, तो उनके मत को लोग ज्यादातर प्रमाणित मानते हैं आपके। ठीक है, तो काल निर्धारण ये किया गया है आपके। फिर अपन व्यापार की बात करेंगे, पहले ये चीजें देख लेते हैं। तो काल निर्धारण में जो है आपके सबसे महत्वपूर्ण है वो है नीलकंठ शास्त्री, जिनकी बुक भी आती है आपके दक्षिण भारत का इतिहास। और नीलकंठ शास्त्री ने जो है आपके कहा है कि 100 ईस्वी से लेकर 300 ईस्वी का जो काल है वो आपके संगम युग है। ठीक है, सीई कॉमन एरा, यानी कि ईसा पूर्व नहीं, ईसवी सन के बाद का जो समय है वो आपके इन्होंने क्या माना है, इन्होंने इसको संगम काल माना है। जो श्रीनिवास आयंगर थे उन्होंने 500 से 500 तक का माना है, लेकिन उसमें कई लोग सहमत नहीं है आपके। इन्होंने कहा है कि 500 बीसी, बिफोर कॉमन एरा से 500 सीई।
लेकिन इसमें जो है अधिकतर लोग सहमत नहीं है, क्योंकि 500 BCE में दक्षिण भारत में हमें मेगालिथिक एज मिलती है, महापाषाण युग मिलता है। तो उस समय हमें संगम साहित्य या संस्कृतियों के विकास की, नगरों के विकास की संभावनाएं नहीं दिखाई देती है पुरातत्व से, इसलिए इसको ज़्यादा ऑथेंटिक माना जाता है। तो नीलकंठ शास्त्री ने जो टाइम पीरियड तय किया वो आपके ये है। रामशरण शर्मा 300 से 600 ईस्वी तक का समय मानते हैं, लेकिन सबसे प्रमाणित जो समय है वो आपके यही बताया जाता है। और ये जो समय था ये आपके भारतीय इतिहास में मौर्योत्तर काल के समय आता है आपके, यानी मौर्यों के बाद का। ठीक है, मौर्योत्तर काल का मतलब हुआ 200 BCE से 300 CE ईस्वी, यानी गुप्त और मौर्यों के बीच का जो समय है वो आपके ये है। और इस समय भारत में कुषाणों का राज था, सातवाहनों का राज था, शुंग और कण्व थे, और दक्षिण में जो ये 3 राज्य थे, चोर चेल आपके चोल चेर और पांड्य। ठीक है ना, तो वो ये दौर था जो भारतीय अर्थव्यवस्था का सबसे विकास का आपके महत्वपूर्ण दौर था, जिसमें चीन और रोम के साथ हमारा व्यापार था, पारगमन व्यापार था, ट्रांजिट रूट्स थे। और उस समय हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के कुषाणों के द्वारा ही जारी करने के प्रमाण मिलते हैं, और वो बिल्कुल प्योर है। तो वो दौर जो है भारतीय अर्थव्यवस्था का क्लासिकल एज या स्वर्ण युग कहलाता है। तो उसमें हमारे दक्षिण भारत की महत्वपूर्ण भूमिका रही, और पर्टिकुलर कौन से इलाके की, जिसको हम तमिलकम या सुदूर दक्षिण वाला इलाका कहते हैं। दक्कन में महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र वाला इलाका आता है, जबकि आपके तमिलकम या सुदूर दक्षिण में ये आता है। तो दक्कन और दक्षिण दोनों चीज़ें थोड़ी अलग है, ये ध्यान रखना, कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। दक्कन के राजवंशों में तो आपके वाकाटक, इक्ष्वाकु, आभीर, शातवाहन, चालुक्य, कल्याणी के और वेंगी के, ठीक है, और राष्ट्रकूट, ये लोग आते हैं। तो वो आपके तो आते हैं दक्कन वाले भाग में, और बाद में विजयनगर, बहमनी, ये सब दक्कन के हैं। और दक्षिण वाले में आते हैं आपके केरल और तमिलनाडु के जो राजवंश है उनकी बात आपके आती है। तो ये आपको पहले तो चीज़ क्लियर करनी है, भौगोलिक रूप से कौन सी स्थिति और किसके बारे में क्या चीज़ें। अब हम बात करते हैं कि हमें इस व्यापार के बारे में, जो कि आपके संगमकालीन व्यापार था, उसके बारे में जानकारी के स्रोत क्या है। तो यहाँ पे हम देखते हैं जानकारी के स्रोत। तो इतिहास में स्रोतों को हम 2 भागों में बांटते हैं, एक तो आपके हुआ साहित्यिक स्रोत और एक आपके हुआ पुरातात्विक स्रोत, यानी एक तो लिटरेचर हुआ आपके, और दूसरा जो है वो आपके होता है पुरातात्विक स्रोत। यानी कि स्रोतों के कितने प्रकार हो गए, 2 प्रकार हो गए। अब साहित्यिक स्रोत में कौन कौन सी चीजें आती है, उनकी अगर अपन बात करें तो सबसे पहले तो संगम साहित्य ही है, जो कि तमिल साहित्य है। और संगम साहित्य को हम इस तरीके से वर्गीकृत करते हैं, एक तो आपके कहलाता है इत्तु थोके, और एक है पुत्तु पातु। इत्तु थोके में 8 कविताएं हैं, गीत है आपके, गीतों का संग्रह, और ये आपके 10 गीतों का संग्रह। तो इत्तु थोके और पुत्तु पातु। पुत्तु पातु का ये एक भाग है पेटिन पलई, ठीक है, इसका ये एक भाग है, 10 में से एक भाग कहलाता है पेटिन पलई। और पेटिन पलई जो है उसमें जो इस समय का बंदरगाह था चोलों के समय, जो आपके पुहार या करिकाल ने बनाया था, कावेरी पत्तनम जिसको कहते हैं, या पुहार कहा जाता है, ठीक है, तो उसके बारे में आपके उल्लेख मिलता है, और उसकी प्रशंसा में जो है पूरा गीत गाया हुआ मिलता है। ठीक है ना, तो वो कावेरी पत्तनम की जो चर्चा है वो इसमें मिलती है। और इस कावेरी पत्तनम को टोलमी जो था, जो मैंने आपके बात की थी, टोलमी ने इसे खबेरिस कहा। तो खबेरिस नाम जो है कावेरी पत्तनम का किसने दिया, आपके यूनानियों ने। तो इन्होंने आपके इसको या तो खबेरिस या कम कहा, ये नाम आपके मिलता है। तो कावेरी पत्तनम की जो है
आपके प्रशंसा में जो गीत गाया गया है वो आपके कहलाता है पेटिन पल्लई। ठीक है ना। तो इसी तरह अपन जैसे मौर्यों के बारे में पढ़ते हैं, एहना नारू मुरना नारू, वो इन्हीं के ही भाग है आपके। इसी तरीके से इनको इस तरीके से वर्गीकृत किया गया है। तो एक तो संगम साहित्य का ये वर्गीकरण है। लेकिन जो आपके इतिहासकार है रामशरण शर्मा, उन्होंने इसका अलग से वर्गीकरण किया बाद में आपके, रामशरण शर्मा ने। और उन्होंने भी दो भागों में बांटा आपके संगम साहित्य को। और रामशरण शर्मा ने कहा कि दो ये है, कील कणकु और मेल कणकु। तो इन्होंने दो भाग बताए कि एक तो संगम साहित्य किस कैटेगरी में आता है, कील कणकु में आता है, और दूसरा जो संगम साहित्य वो आपके किस कैटेगरी में आता है, मेल कणकु में आता है। तो ये बताने वाले व्यक्ति कौन थे, रामशरण शर्मा, जिनका प्राचीन भारत का इतिहास आप में से अधिकतर लोगों ने जो है पढ़ रखा है, जो पहले अपने एनसीईआरटी की बुक आती थी, तो उसके बारे में जो है इन्होंने उस बुक में आपके उल्लेख किया है। जो आख्यानात्मक था, जिसमें आख्यान मिलते थे, उसको मेल कणकु कहा गया। और जो उपदेशात्मक था वो आपके कहलाया कील कणकु। तो इस तरीके से इन्होंने दो कैटेगरी में जो है संगम साहित्य को आपके विभाजित किया है। तो संगम साहित्य को अपन इस तरीके से देखते हैं, एक तो इतु थोके और एक आपके पुत्तु पातु, और एक आपके हो गया कील कणकु और मेल कणकु। फिर आपके अगर अपन और बात करें इसकी संगम साहित्य की, तो और क्लासिफिकेशन आगे आपके और इसके भाग है। वो आपके पहला तो अपन ने ये लिखा, दूसरे में जो है कुछ आपके महाकाव्य आते हैं तमिल के, और उनमें भी जो है इस व्यापार के बारे में हमें जानकारी मिलती है। और यहाँ पे तीन मुख्य महाकाव्य है जो आप सभी पढ़ते हैं एग्जाम में, लेकिन टोटल जो है वो आपके 5 महाकाव्य माने जाते हैं। ठीक है। तो एक तो आपके सबसे पहले तो है शिल्पादिक्रम, और शिल्पादिक्रम जो है इसकी जो रचना है वो आपके की इलंगो आदिगल ने। तो इसमें भी आपके व्यापार के बारे में जानकारियां हमें मिलती है, क्योंकि व्यापारी की ही कथा है। जो कोवलन है वो खुद आपके इसका पात्र है, वो खुद ही क्या है, एक तरह से व्यापारी है। तो माधवी जो एक आपके वेश्य होती है उसके प्यार में पड़ जाता है, और माधवी और कोवलन से जो पुत्री पैदा होती है वो आपके मणि मेखले कहलाती है। तो दूसरा जो आपके महाकाव्य है उसका नाम है मणि मेखले, और इसकी कोवलन की जो पत्नी है वो कणंगी है, और कणंगी सती होती है, तो वहां से कणिंगी या पतिनी पूजा जो है वो आपके शुरू होती है। मणि मेखले जो है ये आपके शीतले सतनार ने लिखी, तो उसके आगे का भाग इसमें मिलता है आपके। फिर तीसरे नंबर पे आती है आपके जीवक चिंतामणि, ये महाकाव्य आता है आपके, और ये जैनों के बारे में जानकारी देता है। और आपके तिरुथक देवर जो है, जो जैन थे खुद ही, वो इसके लेखक है। तो तिरुथक देवर ने जो है वो आपके कौन सा लिखा, जीवक चिंतामणि। मणि मेखले जो है ये हमें पूर्वी दुनिया के साथ व्यापार की जानकारी देती है, यानी एक तो श्रीलंका के साथ और जावा के साथ जो इंडोनेशिया का भाग था, तो इनके साथ व्यापार की जानकारी हमें इससे मिलती है। तो इसलिए ये महत्वपूर्ण है। तो संगम व्यापार सिर्फ पश्चिमी दुनिया के साथ ही नहीं था, सिर्फ रोम और यूनान के साथ भी नहीं था, बल्कि पूर्वी दुनिया के साथ भी था। और पूर्वी दुनिया में आपके कौन से है, श्रीलंका और जावा के साथ हमें व्यापार की जानकारी मिलती है। तो तीन ये सबसे आपके महत्वपूर्ण महाकाव्य माने जाते हैं। और चौथा वल्लयपति है, और पांचवा कुंडल केसी है। इनके लेखकों के बारे में हमें जानकारी ज़्यादा नहीं है। ठीक है। तो ये आपके 5 जो है वो तमिल महाकाव्यों के रूप में जाने जाते हैं। इनसे जो है हमें जानकारियाँ मिलती है। इनमें जैन के बारे में और जो व्यापार करते थे उसके बारे में जानकारियाँ मिलती है आपके जीवक चिंतामणि से। और ये मणि मेखले जो है वो पर्टिकुलर इन एरिया के साथ व्यापार को हमें बताता है। तो ये आपके संगम साहित्य में देखो, इत्तू थोके और पुत्तू पातू, उसमें पेटिन पलई महत्वपूर्ण है, और इनको इस तरीके से कैटेगराइज किया गया है। और ये फिर परनर जैसे कवि हुए, नकीरर हुए, उन्होंने भी जो है अपने वृत्तांतों में उस व्यापार और इनके बारे में, नगरों के बारे में चर्चा की है।
तो ये आपके स्रोत तो कैसे माने जाते हैं, साहित्यिक स्रोत माने जाते हैं। पुरातात्विक स्रोत कौन कौन से है, आर्कियोलॉजिकल, ठीक है, आर्कियोलॉजी यानी पुरातत्व ज्ञान, पुराना ज्ञान, पुरातन ज्ञान जो है वो आपके ये सब जिसको हम आर्कियोलॉजी कहते हैं, आर्कियोलॉजिक। तो आर्कियोलॉजिक जो है यानी कि उससे हमें कैसे जानकारियाँ मिलती है, ठीक है ना, वो बात अपन करेंगे। तो पहले तो अपन ये बात कर लेते हैं साहित्यिक स्रोतों में, एक तो हमारा तमिल साहित्य और दूसरा जो आपके आता है वो हमारा विदेशी वृत्तांत आता है साहित्य में, फिर पुरातत्व की बात करेंगे। विदेशी साहित्य में सबसे पहली जो सबसे महत्वपूर्ण बुक है जो हमें भारतीय बंदरगाहों के बारे में जानकारी देती है वो है आपके पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी। और मैंने बताया कि एक अज्ञात नाविक ने लिखी है आपके, ठीक है ना। और पेरिप्लस का मतलब है सॉरी, पेरिप्लस का मतलब यात्रा, और एरिथ्रियन सी का मतलब हुआ आपके लाल सागर की यात्रा। कुछ लोग इसको फारस की खाड़ी से भी संबंधित मानते हैं, हालांकि उसने फारस की खाड़ी के व्यापार के बारे में इसमें पूरी जानकारी दी है। तो पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी ये जो पुस्तक है ये हमें काफी चीजों के बारे में जानकारी देती है। ये कहती है कि अरब जहाज जो थे वो मुजीरिस बंदरगाह पर आते थे। मुजीरिस जिसको क्रोगनेर कहा गया है आपके केरल वाले भाग में है, मुजीरिस बंदरगाह तक आते थे। हालांकि प्लिनी कहता है कि ये बंदरगाह जो है विदेश मतलब आक्रमणों से सुरक्षित नहीं था, ठीक है। प्लिनी ने नेचुरल हिस्टोरिका में लिखा है, जो विसुवियस ज्वालामुखी के विस्फोट में मर गया था वो यही प्लिनी है। नेचुरल हिस्टोरिका पुस्तक में लिखा है कि मुजीरिस बंदरगाह आक्रमणों से सुरक्षित नहीं था, आक्रमणों से सुरक्षित नहीं था। तो ये जानकारी है हमें एक तो यहाँ पे दिखाई देती है। हालांकि मेगिस्थनीज ने इंडिका में भी उल्लेख किया है कि पांड्य राज्य मोतियों के लिए प्रसिद्ध था और वहाँ कोई महिला थी वो आपके शासिका थी। और मेगिस्थनीज की इंडिका ओरिजिनल वर्जन में मिलती नहीं है, तो बाद में कई लोगों ने जो है उसको आपके एरियन, स्ट्रेबो, जस्टिन, प्लूटार्क, नियाक्रस इन्होंने जो है उसके आधार मानकर आपके लिखा है। तो पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी कहता है कि मुजीरिस यानी क्रोगनेर, अपन आगे मैप बना के देखेंगे कि ये किस जगह पे बंदरगाह है। तो वो कहता है कि यहाँ तक लोग जो है वो व्यापार के लिए आते थे, ठीक है। लेकिन प्लिनी कहता है कि ये लुटेरों से या आक्रमणों से सुरक्षित नहीं था, असुरक्षित था। तो यहाँ पे लुटेरे जो थे वो ज्यादा थे, तो लुटेरों से वो कहता है कि ये इलाका सुरक्षित नहीं था। फिर मैंने आप लोगों को बताया कि पेरिप्लस ने और टोलमी ने इस पूरे दक्षिण वाले इलाके को, जो दक्षिण भारत है, उसको डेमेरिका के नाम से भी संबोधित किया है और बंदरगाहों की सूचियां भी दी है, ठीक है। वो सारी बातें अपन आगे करेंगे। लेकिन ये जो पुस्तक है ये इतनी महत्वपूर्ण है कि यही आपके ज्यादातर व्यापार के बारे में हमें क्या देती है, जानकारी देती है। तो पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी या पेरिप्लस मॉरिस एरिथ्राई, ये इस किताब का क्या है, पूरा नाम मिलता है। तो इस तरीके से अपने को ध्यान रखना है। तो विदेशी वृत्तांत में हमें कौन कौन लोग जानकारी देते हैं, एक तो पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी, एक आपकी होगी प्लिनी की नेचुरल हिस्टोरिका, और तीसरा जो है वो आपके टोलमी की ज्योग्राफी का। ज्योग्राफी का, ज्योग्राफिया, ठीक है। तो ये जो है हमें आपके उस समय के व्यापार के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाती है। तो साहित्यिक स्रोतों में आपको ये ध्यान रखना है कि एक तो हमारा तमिल साहित्य और दूसरा जो है वो आपके कौन सा हो गया, विदेशी साहित्य। फिर आपके तीसरे नंबर पे मैंने कहा, या अपन यूँ सेकंड में पे देखते हैं, वो आपके आते हैं पुरातात्विक स्रोत। यानी कि पुरातात्विक स्रोत जो है वो हमारे पास कौन कौन से हैं। तो पुरातात्विक स्रोत में हम देखते हैं कई जगह पे उत्खनन हुआ है, रोमन वस्तुएं हमें मिली है, सिक्के हमें मिलते हैं,
और आपके रोमन मृदभांड और ये चीज़ें भी हमें वहाँ से प्राप्त होती है। और कई बंदरगाहों की खुदाई आपके की गई है दक्षिण भारत में, तो जहाँ पे ये चीज़ें हमें मिलती है। तो सबसे पहले जो आपके उत्खनन हुआ वो आपके अरिकमेडु का हुआ, जो आज का पांडिचेरी है आपके। इस पांडिचेरी को आपके क्या कहते थे, अरिकमेडु या पोडुके, पुराना नाम ये था आपके। यहाँ पे हमें एक तो रोमन बस्ती के प्रमाण मिलते हैं, तो रोमन बस्ती के प्रमाण। दूसरा यहाँ पे जो आपके रोमन मृदभांड है, मिट्टी के बर्तन है, पोट्री, और उन पोट्री को, उन बर्तनों को यहाँ पे रोमन में आपके वहाँ पे रोमन सभ्यता में क्या कहते थे, एम्फोरा कहते थे। लाल रंग के चमकीले थे, ये अरेटाइन मृदभांड कहलाते आपके, या चक्राकार मृदभांड भी है, तो इनको अरेटाइन मृदभांड भी आपके कहा जाता है। तो इनके प्रमाण भी जो है हमें इस क्षेत्र में मिलते हैं। तो एक तो एम्फोरा वस्तुएं मिलती है और एक आपके अरेटाइन मृदभांड हमें प्राप्त होते हैं। फिर तीसरी जो चीज हमें यहाँ से मिलती है वो आपके ऑगस्टस सीजर, जो आपके रोमन सम्राट था, और टाइबेरियस, इनके सिक्के प्राप्त होते हैं, रोमन सिक्के, ये रोमन सिक्के प्राप्त। ये जो एम्फोरा है ये हमें उरियूर और कांची से भी मिलते हैं, यानी कि ये वाले जो रोमन बर्तन है ये हमें दो और जगह से भी मिलते हैं। एक तो है उरियूर, जो कि आपके चोलों के समय प्रमुख सूती वस्त्रों का केंद्र था, ठीक है ना, तंजावुर तो राजधानी थी और उरियूर सूती वस्त्रों का केंद्र था आपके। और एक है जगह आपके कांची, जहाँ पल्लवों ने बाद में राज किया आपके। तो यहाँ से भी हमें जो रोमन एम्फोरा है उसके प्रमाण आपके प्राप्त होते हैं। तो अरिकमेडु और पोडुके 1945 में मार्टिन व्हीलर ने यहाँ पे उत्खनन किया था, जब वो भारतीय पुरातत्व विभाग सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक बने थे आपके। मार्टिन व्हीलर ने उत्खनन किया। तो यहाँ पे उत्खनन करता जो मेन थे वो आपके ये थे। तो एक तो सबसे बड़ा जो स्थल है वो आपके कौन सा है, तो वो आपके कहलाता है अरिकमेडु, और ये अरियन कूपम नदी के तट पर स्थित है। अरियन कूपम नदी के तट पर स्थित है, नदी के तट पर। और ये हर बार जो है यूपीएससी में मेंस में आपके जो मैप वाला क्वेश्चन आता है हिस्ट्री में, उसमें आपके लगभग पूछा ही जाता है। तो उसमें आपको ये सारी चीजें बतानी होती है। एक तो जो लोकेशन तो वो खुद ही दे रहे हैं, अब अपने को उसके बारे में डिस्क्राइब करना है, तो आप इस तरीके से बता सकते हो चीज़ों में कि कौन कौन सी चीज़ है, कहाँ पे है, और किसने उत्खनन किया और किस नदी के तट पर है। तो अरियन कुपम नदी के तट पर जो है वो आपके कौन सा नगर है, अरिकमेडु या पोडुके। तो उत्खनन से हमें काफ़ी चीज़ें जो है वो आपके मिलती है। तो ये यहाँ पे मिली। ऐसे बाकी जो बंदरगाह है उनसे भी हमें खूब सारी चीज़ें प्राप्त होती है, जिनकी बात अपन करेंगे। और उनसे जो चीज़ें प्राप्त हुई है उसी के आधार पर ही हम ये अनुमान लगाते हैं कि हमारा व्यापार किस तरीके से था, ठीक है। तो ये, और उस समय जो आपके भारत में सिक्के चलते थे, दिनारी चांदी के सिक्के कहलाते थे आपके। चांदी के सिक्के, चांदी के सिक्कों का जो नाम है साहित्य में वो आपके मिलता है दिनारी, और सोने के सिक्कों का नाम मिलता है ओरई। तो ओरई जो थे वो आपके कौन से सिक्के थे, सोने के सिक्के थे। तो ये भी चीजें जो है वो हमें साहित्य में मिलती है। और भारत के जो भी बंदरगाह रोमन व्यापार से आपके जुड़े हुए थे उनको इम्पोरियम कहा जाता है। रोमन साहित्य में उनके लिए एक शब्द आता है इम्पोरियम, ये भी एक शब्द जो है आपको ध्यान रखना है। इम्पोरियम का मतलब हुआ भारतीय बंदरगाह जो रोमन व्यापार से जुड़े हुए थे। तो ये तो स्रोत हुए। अब हम व्यापार की बात करेंगे, असली रोमन व्यापार से जुड़े हुए थे उनको आपके क्या कहा जाता है, इम्पोरियम के नाम से जाना जाता है। अब हम बात करते हैं, देखते हैं कि किस तरीके से रोमन व्यापार की बात थी आपके। तो अपन बात पूरी आपके यूनान और वहां से करेंगे।
तो ये आपके इटली वाला भाग है, यहाँ स्पेन और पुर्तगाल है। ये आपके यूराल हो गई, और यहाँ पे हो गया कैस्पियन सागर, ये टर्की वाला भाग, और यहाँ पे आपके मेडिटेरेनियन, और ये आपके हो गया अफ्रीका वाला भाग। तो जब अपन बात करते हैं व्यापार की, किस तरीके से उस टाइम जो ट्रेड रूट्स थे और उनकी बात आपके, तो जो चीन वाला भाग था यहाँ से कैस्पियन से होते हुए आपके, और इस क्षेत्र में जो एक चलता था व्यापार, पूरा का पूरा मार्ग जो था इटली तक और स्पेन तक जाता था, वो तो आपके था LSR यानी लैंड सिल्क रूट। और दूसरा जो था आपके, और एक यहाँ पे हिंदू कुश से ऊपर जाके और दो मार्ग थे और यहाँ जाके मिल जाते थे, तो ये तो आपके थे लैंड सिल्क रूट। और यहाँ से जो आपके हिंद महासागर और यहाँ से होते हुए जाता था अफ्रीका के तटों पर, और यहाँ पे लाल सागर, फिर स्थल मार्ग से सिनाई प्रायद्वीप, क्योंकि उस समय स्वेज नहर थी नहीं, क्रॉस करता था, फिर भूमध्य सागर से होते हुए यूनान और रोम की तरफ जाता था। तो ये भाग तो यहाँ पे था नीचे यूनान वाला भाग मैसिडोनिया, और ये इटली में जो है आपके रोम। तो ये व्यापार जो था पुराने टाइम में आपके चलता था। तो अपने दक्षिण भारत के जो बंदरगाह थे उनकी भी इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका आपके होती है। तो इस तरीके से अपन इसको देख सकते हैं कि किस तरीके से चीन का ये तो था जिसको मैरीटाइम सिल्क रूट कहते हैं, और इसको LSR कहते हैं लैंड सिल्क रूट, और यही दोनों BRI कहलाता है प्रेजेंटली आपके, ठीक है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। तो उसी को वापस वो पुनर्जीवित कर रहा है। तो ये व्यापार उस समय चलता था आपके, कुछ जो है आपके चीन से व्यापार यहाँ भारत में आता था और ट्रांजिट रूट से यहाँ पहुँचता था। तो सातवाहनों को भी आपके इसका फायदा हुआ स्थल मार्ग से, क्योंकि समुद्र का इलाका सुरक्षित नहीं था, जैसा अभी अपन ने कहा कि जो है आपके मुजिरी सुरक्षित नहीं था लुटेरों से। तो स्थल भाग से यहाँ पश्चिम के बंदरगाहों तक आता था, फिर आगे भेजा जाता था, तो उस पर भी ये लोग टैक्स वगैरह लगाते थे। तो सातवाहनों की भी आर्थिक स्थिति ठीक थी। और कुषाणों का राज्य कैस्पियन से लेके पाटलिपुत्र तक फैला हुआ था, तो वो इस सिल्क रूट पर क्या करते थे, टैक्स लगाते थे, इसलिए उनको सोने की ज़्यादा मात्रा मिली और उन्होंने सोने के सिक्के जारी किए। बाद में कुषाणों के समय जो आपके उस समय जो आपका सम्राट था अगस्टस सीजर, उस समय फिर ये आपके विदेशी आक्रमणों के कारण स्थल मार्ग वाला जो है LSR कमजोर होना शुरू हो जाता है, लेकिन MSR जो है वो आपके बाद के समय तक भी जारी रहता है। तो इस तरीके से हम इसकी बात देख सकते हैं। पूर्व में यहाँ पे ये सुमात्रा और जावा था यहाँ पे, तो यहाँ पे व्यापार, श्रीलंका से व्यापार और जावा तक व्यापार की जो है बात अपन देखते हैं। तो अगर अपन पूरे भाग को देखें कि किस तरीके से हमारा व्यापार था भारत के साथ और कौन कौन से बंदरगाह थे, तो उनकी बात अपन करेंगे। तो ये पूरा भाग, और यहाँ पे आपके द्वीप आ जाता है सुमात्रा, फिर सुमात्रा के बाद आता है आपका जावा, और इधर वाले भाग में आपके चीन वगैरह आ जाते हैं। और यहाँ पे अपन देखते हैं ये सारा भाग, ठीक है, और ये फारस की खाड़ी आ जाती है आपकी, अरब प्रायद्वीप, और यहाँ पे होगी फारस की खाड़ी, और फिर आपके इधर से भाग आपके यूनान वाला भूमध्य सागर वाला आ जाता है। तो यहाँ पे कुछ बंदरगाहों के बारे में विदेशी साहित्य में हमें जानकारी मिलती है। एक तो गुजरात में यहाँ पे बंदरगाह था जो पश्चिमी व्यापार से जुड़ा हुआ था आपके रोम और यूनान से, ठीक है। तो संगम साहित्य की बात तो अपन यहाँ से करेंगे इसी भाग की, लेकिन यहाँ पर भी हम कुछ चीज़ें देखते हैं जिनका विदेशी यात्रियों ने उल्लेख किया आपके उसके बारे में। तो यहाँ पे एक गुजरात में बंदरगाह था जिसका नाम था अष्टप्रभा, ठीक है। तो अष्टप्रभा जो बंदरगाह था वो आपके कहाँ पे था, गुजरात में। तो इसको अष्टप्रभा या अष्टप्रभा भी कहा जाता है आपके, ठीक है, कह भी मिलता है और प्र भी नाम मिलता है। फिर अपन महाराष्ट्र में आते हैं, तो यहाँ पे था सोपारा, और इसको सुरपारक भी कहा गया आपके। फिर आपके किलोन नाम मिलता है कल्याण का, तो फिर यहाँ पे बंदरगाह था कल्याण, किलोन। तो इन पे जो है सातवाहन और शक गुजरात के लड़ रहे थे कब्जा करने के लिए, और उनके जो झगड़े के कारण थे वो भी इस व्यापार को कंट्रोल करना ही था, और वो इन दोनों बंदरगाहों पर अधिकार करने के लिए आपस में संघर्षरत थे। तो ये तो इस ऊपर वाले भाग में थे। फिर आपके
जो मेन आता है वो पश्चिमी तट के बंदरगाह, पूर्वी तट के बंदरगाह आपको प्रीलिम्स में भी पूछे जाते हैं और मेंस में भी। और जो मेंस में मैप वाला जो क्वेश्चन है हिस्ट्री में, उसमें तो स्पेशली यहाँ के बंदरगाह आपके पूछे जाते हैं। तो ये वाला जो भाग केरल वाला था, वहाँ पे आपके कौन कौन से बंदरगाह थे, अपन उसकी बात करते हैं सबसे पहले। तो केरल तट पर जो उस समय के जो बंदरगाह है आपके पश्चिमी तट पे, उसमें जो सबसे ऊपर था नॉर्थ में केरल में, उसको कहा गया नोरा, उसका नाम मिलता है नोरा। तो एक बंदरगाह था आपके नोरा, और नोरा बंदरगाह किस राज्य में पूछा जाए तो आपको बताना है केरल में। नोरा के नीचे अपन आते हैं तो दूसरा आता है तोंडी। तो यहाँ पे जो बंदरगाह था उसका नाम आपके था तोंडी। तो पहले नोरा बंदरगाह था, फिर तोंडी था। फिर तीसरे नंबर पे जिसकी बात हमने की कि लुटेरों से सुरक्षित नहीं था, वो आपके था मुजीरिश केरल में, और क्रोगनेर नामक जगह पर इसके प्रमाण मिलते हैं। तो ये आपके था मुजीरिश। तो नोरा, तोंडी और मुजीरिश ये पश्चिमी तट के आपके मुख्य बंदरगाहों में थे। फिर पश्चिमी तट पे सबसे दक्षिण में यहाँ पर बंदरगाह था, उसका नाम था आपके नेलसिंडा। तो इस बंदरगाह का नाम आपके क्या हो गया, नेलसिंडा बंदरगाह हुआ। तो ये सीक्वेंस जो है वो आपको ध्यान रखनी है कि किस तरीके से कौन से थे। फिर यहाँ से पांड्यों का राज्य शुरू हो जाता है लास्ट में चोरों की और पांड्यों की सीमा पर, यानी केरल और तमिलनाडु भाग में। यहाँ पे था क्यूलोन। तो यहाँ पे जो बंदरगाह है वो आपके क्यूलोन बंदरगाह है। फिर पश्चिमी तट के अगर आपको पूछ ले और कौन से बंदरगाह थे, तो एक का नाम ही बंदर था और एक था आपके करयूर, जो चेरों का ही था, वांजी या करियूर। वांजी या करियूर उनकी राजधानी भी मानी जाती है। ये आपके चेरों के राज्य के थे, पश्चिमी तट के चेरों के राज्य में पश्चिमी तट के बंदरगाह थे। इन सभी बंदरगाहों का जो लिंक था वो आपके रोम और यूनान के साथ था, यानी कि ये सारे बंदरगाह जो थे आपके जुड़े हुए थे इस पूरे व्यापार से। एक तो फारस की खाड़ी से, और एक आपके यहाँ पे लाल सागर, और लाल सागर के बाद स्थल मार्ग से सिनाई प्रायद्वीप ये क्रॉस करते थे, मिस्र वाला भाग जहाँ स्वेज नहर नहीं थी, और फिर आपके आ जाता था भूमध्य सागर, और भूमध्य सागर के ऊपर यहाँ यूनान था, और इधर आपके इटली में रोम था। तो ये आपके इस तरीके से जुड़े हुए अपन देख सकते हैं। तो ये सारे जो है इसी व्यापारिक मार्गों से जुड़े हुए थे आपके पश्चिमी तट के बंदरगाह। पूर्वी तट वाले बंदरगाह भी इसी व्यापार से जुड़े हुए थे, रोम और यूनान के, और पश्चिमी तट वाले बंदरगाह भी आपके इसी तरीके से। तो सबसे पहले अपने को ध्यान रखना नोरा, फिर आपके तोंडी, फिर आपके मुजीरिश, चौथा हुआ आपका नेलसिंडा, पांचवा हुआ आपका क्विलोन, और बंदर और करयूर या वांजी ये भी जो है आपके मुख्य बंदरगाहों में आते हैं। और ये बंदरगाह सारे कहाँ के हुए, पश्चिमी तट के बंदरगाह हुए। पूर्वी तट पर जो सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह जिसकी बात अपन ने की वो था यहाँ पे पडुके, ठीक है, या अरिकमेडु, और जहाँ रोमन बस्ती और इनके मैंने कहा प्रमाण मिलते हैं आपके जो पांडिचेरी वाले भाग में। तो पडुके जो या अरिकमेडु जो था वो आपके यहाँ पे था। ये चोलों का बंदरगाह था क्योंकि यहाँ पे चोलों का शासन था, यहाँ पे पांड्यों का, और इधर आपके केरल में आपके हो गया चेरों का। तो दक्षिण वाला जो सुदूर दक्षिण तमिलनाडु था ये आपके था पांड्य, ये हो गए आपके चोल, और ये वाले हो गए आपके चेर। तो इस तरीके से अपन इनको समझ सकते हैं, चेर, चोल और पांड्य। तो सबसे पहले जो आपके बंदरगाह आता वो ये आता है। इसके नीचे पडुके के नीचे जो था वो आपके था कावेरीपत्तनम, या इसको कहा जाता है पुहार, ठीक है। तो ये तो कावेरीपत्तनम जो था वो अरिकमेडु के नीचे था। फिर उसके नीचे अपन जाते हैं तो कोलकई आता आपके, कोलकई या कोरकई जो है वो इसके नीचे आता, वो पांड्यों का बंदरगाह है। तो कोलकई या कोरकई है, मोतियों के लिए प्रसिद्ध था, मोतियों के व्यापार के लिए, और ये आपके बंदरगाह था पांड्यों का, ये थे आपके चोलों के। और ये क्विलोन जो था ये आपके पांड्यों का था। और बाकी ये सारे जितने भी इधर वाले हैं ये आपके सारे के सारे किस राज्य के थे, चेर राज्य के थे। तो चेर, पांड्य और चोल ये तीन जो मेन आपके संगम काल के राजवंश माने जाते हैं, तो उनके बंदरगाह ये थे। फिर इसी तरह पूर्व में एक सालयूर बंदरगाह भी था आपके,
और उरियूर सूती वस्त्र का केंद्र था। ये भी आपके बंदरगाह था, कौन से तट का? पूर्वी तट का। और ये बंदरगाह भी आपके यूनान और रोमन व्यापार से जुड़े हुए थे, और इनका यहाँ पे जावा और श्रीलंका से भी संपर्क था। तो इस समय जो व्यापार था पूर्वी दुनिया के साथ इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन पश्चिमी दुनिया के साथ सबसे ज़्यादा था। और यूनानी मुख्यतः यहाँ पे काली मिर्च लेने आते थे, जिसको यवन प्रिया के नाम से आपके जाना गया। तो आपके उसको यवन प्रिया भी कहा गया। यवन प्रिया नहीं, यूनानियों को इतनी प्रिय थी कि नाम ही आपके उसका क्या रख दिया गया? यवन प्रिया। तो ये सारी चीज़ें जो है हम इस व्यापार के बारे में देखते हैं। इस व्यापार के जो मुख्य घटक क्या थे, ठीक है ना, तो अपन देखते हैं आयातित वस्तुएं कौन सी थी और निर्यातित वस्तुएं कौन सी थी। तो व्यापार का संतुलन जो था वो भारत के पक्ष में था आपके, यानी कि हम जो कीमत बेचते थे, उनको चीजें बेचते थे, उनकी कीमत ज्यादा थी जो हम उनसे लेते थे। तो आयातित वस्तुओं में तो रोमन एम्फोरा जो आपके बर्तन थे, सुरैया वगैरह ये थी आपके विलासिता की वस्तु है जिसको अपन कह सकते हैं। तो इस तरह की जो चीजें आपके ज्यादा थी। कुछ घोड़े भी अपन मंगाते थे उनसे, तो घोड़े हो गए, सुरैया हो गई, एम्पोरा हो गई, अरेटाइन मर्दबांड हो गए, ये आपके थे। इसी तरीके से जो सीसा था जिसका सातवाहनों ने सिक्के डाले, सीसा और पोटिन, ये भी अपन रोमन लोगों से मंगवाते थे, यानी कि आयात करते थे। और सातवाहनों के सिक्के इसी से बने आप, जिन धातुओं से निर्मित है। तो ये चीजें जो आपके थी वो आपके किस में आती है? आयातित वस्तुओं में आती है। निर्यात में क्या करते थे? मेन तो आपके काली मिर्च थी, मसाले थे, और इसको यवन प्रिय कहा गया आपके। हाथी दांत, मैंने कहा आप लोगों को कि मोतियों के लिए प्रसिद्ध था हमारा भाग दक्षिणी, ठीक है। तो मोती वगैरह ये जाते थे आपके यहाँ से, ठीक है ना। और कोरकई बंदरगाह जो था वो मोतियों के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। उरेयूर में हमारे यहाँ सूती वस्त्र था, और मलमल भारत का, जो तमिलनाडु में आपके उस समय भी होता था, बंगाल में भी होता था, पुंड्र आंध्रा वाले भाग में भी होता था, ठीक है ना। तो वहां से मलमल वगैरह भी जाता था, मसलिन जिसको कहते हैं अपन। तो ये सारी चीजें, रेशम जो था वो चीन से ही आता था, लेकिन ये भारतीय वस्तुएं थी वो आपके जाती थी। इसी तरीके से ये तो आपके पश्चिमी व्यापार हो गया, यानी कि दो तरह का व्यापार था। एक तो संगम काल में पश्चिमी व्यापार जो कि रोमन व यूनानी इन राज्यों के साथ था, और एक आपके था पूर्वी व्यापार। और पूर्वी व्यापार, अभी चीन के साथ इतना व्यापारिक संबंध हमारे मजबूत नहीं हुए थे, लेकिन बाद में चीन के साथ व्यापार होते हैं जब दूसरा दौर आता चोलों का, कुलोतुंग के टाइम, वो 72 सदस्यों के एक मंडल को आपके चीन भेजता है। तो पूर्वी व्यापार जो था वो मुख्यतः जावा के साथ था, और बाद में आपके श्रीलंका के साथ भी हमें प्रमाण मिलते हैं, ठीक है। तो ये आपके इसके में आपके प्रमाण मिलते हैं। और यहाँ पे अपन वस्त्र वगैरह, सूती वस्त्र, और इनको वहाँ पे ज़्यादा भेजते थे क्योंकि मसाले वगैरह इनके पास पहले से ही खूब थे, मोती वगैरह। तो यहाँ पे जो व्यापार का मेन घटक था वो आपके था वस्त्र, ठीक है ना। तो ये आपके हम यहाँ से इन देशों को क्या करते थे? निर्यात करते थे। तो हमारा वस्त्र उद्योग जो कि सिंधु घाटी के समय से ही चल रहा है, सबसे पुराना उद्योग है, क्योंकि कपास की खेती दुनिया में सबसे पहले हमने ही शुरू की, तो वो आपके उद्योग हमेशा से एक डोमिनेंट रहा है। तो ये सारी बातें जो है वो अपने को ध्यान रखनी है कि किस तरीके से जो है भारत का जो व्यापार है वो आपके इन देशों के साथ चलता था, और उसमें मुख्य जो चीजें आपके कौन कौन सी थी। तो रोमन व्यापार, यूनानी व्यापार वो डोमिनेट कर रहा था, और उसमें जो मेन घटक थे वो आपके ये थे। फिर इस व्यापार के क्या परिणाम हुए, प्रभाव हुए आपके? तो व्यापार के प्रभाव हुए, एक तो भारत में आर्थिक समृद्धि का दौर, सारा सोना यहाँ आ गया रोम से। प्लिनी खुद दुख प्रकट करता है कि भारत का सारा, मतलब रोम का सारा पैसा भारत में जा रहा है इतने सेस्टर्स में, ये प्लिनी अपनी खुद नेचुरल हिस्टोरिका में लिखता है। तो हमारी एक तो आर्थिक समृद्धि आई,
ठीक है। तो ये आपके इसके कारण हमने सोने के सिक्के जारी किए, स्वर्ण मुद्राएं जारी की भारत के कई राजवंशों ने। ठीक है, तो एक तो ये दौर चला आपके आर्थिक समृद्धि का, और हमारा जो व्यापार है आपके समुद्री व्यापार पूरी दुनिया में जाना जाने लगा, प्रसिद्ध हुआ। तो भारत के बारे में लोग यूनान और रोम में भी चर्चा करने लगे, और प्लिनी जैसे लोग तो दुख प्रकट करने लगे कि जो भारत का मल आपके कपड़ा है मलमल, उसके लिए रोम की लड़कियां पागल हो रही है, और बोले पूरा रोम बर्बाद हो रहा है। तो यहाँ तक की बातें जो है वो हम देखते हैं। तो इस व्यापार का प्रभाव एक तो ये था कि इससे हमें फायदा हुआ, क्योंकि व्यापार संतुलन जो था वो हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट जो था वो आपके भारत के पक्ष में था। दूसरा इसका आपके प्रभाव ये पड़ा कि हमें सांस्कृतिक विकास को अपन देख सकते हैं। संगम साहित्य ये आपके कवियों को संरक्षण दिया, तभी तो दिया जब पैसे थे पास में राजाओं के, तो समृद्धि आई तो उन्होंने साहित्य को संरक्षण दिया, और आपके कई कवि वगैरह जो थे इनके दरबार में थे। ठीक है ना, तो ये भी आपके एक विकास के क्रम में हम चीजें देख सकते हैं। तो सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा मिला, आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा मिला, इस व्यापार से जो है वो हमें ये फायदे हुए। ठीक है, बाद में इस व्यापार में कुछ पतन की प्रक्रिया आई, जब आपके रोमन और उधर हुणों के आक्रमण होने शुरू हुए, तो फिर रोमन साम्राज्य के पतन की प्रक्रिया हुई, और रोमन साम्राज्य के जब पतन की प्रक्रिया हुई तो फिर हमारा ये व्यापार भी धीरे धीरे खत्म होना शुरू हुआ। तो उसका असर जो है बाद में हम देखते हैं कि यहाँ की राज्य की संरचना और इन सारी चीज़ों पर भी पड़ना शुरू होता है। बाद में फिर जब पल्लवों का वापस उत्थान हुआ इस समय, तो फिर उन्होंने वापस कला संस्कृति को संरक्षण दिया, और उन्होंने पूर्वी दुनिया के साथ, इंडोनेशिया के साथ, क्योंकि उस समय वहाँ शैलेंद्र वंश और इस तरह के भारतीय जो आपके लोग थे उन्होंने राजवंश स्थापित किए थे, तो उनके साथ अपने व्यापारिक और आर्थिक संबंध मजबूत किए। तो फिर दक्षिण भारत में जो है फिर नई प्रक्रिया शुरू हुई। तो इससे व्यापार के प्रभाव से आर्थिक समृद्धि, सांस्कृतिक विकास, और यहाँ पे नगरीकरण, अर्बनाइजेशन शुरू हुआ। आपके दक्षिण भारत में जो प्रथम नगरीकरण है वो संगम साहित्य है, संगम युग का ही माना जाता है। उत्तर भारत में तो सिंधु घाटी के समय हो गया, और दूसरा भी हो चुका था 6ठी सदी ईसा पूर्व में, लेकिन यहाँ इतना लेट हुआ। तो प्रथम नगरीकरण की प्रक्रिया जो है वो आपके दक्षिण भारत में इस समय आरंभ हो सकी, प्रक्रिया आरंभ हुई। तो ये सब जो है वो आपके क्या है, प्रभावों की बात है। तो ये इस व्यापार के प्रभावों में हम देखते हैं। तो प्रीलिम्स में तो सारा ही इम्पोर्टेंट है। आपके जीएस में आपको ये पूछ लेते हैं कौन से बंदरगाह थे, किसके साथ किस तरीके से व्यापार हुआ। वापस हिस्ट्री में आपको फर्स्ट पेपर में ऑप्शनल में आपके मैप वाले में ये सारे बंदरगाह जो है वो आपके पूछे जा सकते हैं, और पूछते हर साल एक इसमें से आता ही आता है बंदरगाहों में से क्वेश्चन। और फिर आपको मेंस में बड़ा क्वेश्चन आपके पूछ सकते हैं। किस तरीके का प्रश्न बन सकता है, वो आपके ये बन सकता है कि रोम व यूनान के साथ भारतीय व्यापार पर चर्चा करो, व्यापार पर चर्चा करो तथा इसके प्रभावों की समीक्षा करो, प्रभावों की समीक्षा करो। तो ये आपके 250 शब्द में भी पूछ सकते हैं, 150 शब्द में भी पूछ सकते हैं ऑप्शनल में, या आपके ये पूछ सकते हैं जो अपना टॉपिक का नाम था कि संगम युगीन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रमुख घटक व प्रभावों पर विस्तार पूर्वक चर्चा करो। तो आपको इस तरीके से भी प्रश्न जो है वो आपके पूछे जा सकते हैं। ठीक है, या सिंपल से ही आ सकता है भारत रोम व्यापार। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन आ सकते हैं तो उनको अपन किस तरीके से आंसर लिख सकते हैं। तो आपको पहले स्रोत बताने हैं कि साहित्यिक स्रोत ये थे, पुरातात्विक स्रोत ये है, हमें जानकारी देते हैं। फिर आप बताओ कि कौन कौन से बंदरगाह जिससे कनेक्टेड थे,
दोनों दुनिया की बात करनी है, पूर्वी और पश्चिम की, और फिर उसके बाद प्रमुख बंदरगाहों की बात करनी है, आयात निर्यात की वस्तुओं की बात करनी है, और उसके प्रभावों की बात करनी है। तब जाके अपने ये क्वेश्चन होते हैं आपके सॉल्व। और ये अगर ऐसे अपन पूरे इतिहास को पढ़ते हैं यूपीएससी के लिए, मेंस ऑप्शनल के लिए, तो मैं आपको, ठीक है, कौन क्या पढ़ाते हैं इसकी अपन बात नहीं करेंगे, लेकिन इतना है कि 500 में से अपन 300 मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं आपके यूपीएससी में। हिस्ट्री में अगर हिस्ट्री को ढंग से आपके पढ़ा जाए, और हिंदी मीडियम में भी आप नंबर ला सकते हो, लेकिन क्योंकि अधिकतर बातें ही ज़्यादा होती है, ठीक है, कंटेंट तो कम होता है, इसलिए हिंदी वाला बेचारा मात खा जाता है हिस्ट्री सब्जेक्ट में। तो हिस्ट्री सब्जेक्ट को भी अपन बढ़िया बना सकते हैं अगर सही तरीके से, सही स्ट्रेटजी से अपन उसको पढ़ना शुरू करें तो आज अपन इतनी बात करेंगे, फिर इसी तरीके का अगला एक टॉपिक लेके आएंगे जिसमें आपके पूरी डिस्कशन होगा कि यूपीएससी का पैटर्न क्या है और हमें किस प्रकार से उसके आंसर लिखने हैं और आंसर की फॉर्मेटिंग क्या होती है। ठीक है, थैंक यू।